एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं एलसी ऑसिलेटर के बारे में। तो नाम से पता चल रहा है ये एक ऐसा ऑसिलेटर होगा जिसमें आपको बेसिकली क्या मिलेगा, आपको एक इंडक्टर मिलेगा और आपको एक कैपेसिटर मिलेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो एलसी ऑसिलेटर या फिर आप बोल सकते हो ये एल और जो सी की जो सर्किट है, यहाँ पर सबसे पहला सर्किट आप देखो, जो सर्किट है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। आपको एक इंडक्टर मिलेगा और आपको एक कैपेसिटर मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखो ये जो एलसी जो सर्किट है इसको आप ऑसिलेटर क्यों बोल रहे हो या फिर हम लोग इसको ऑसिलेटर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बेसिकली होता है कि ये सर्किट में जो चार्ज है वो ऑसिलेट कर रहा होता है, चार्ज का हमें ऑसिलेशन मिलता है और ये चार्ज के ऑसिलेशन की वजह से जो सर्किट है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ऑसिलेटर सर्किट। जैसे कि आपने देखा होगा पेंडुलम का ऑसिलेशन होता है, सिमिलरली चार्ज का भी यहाँ पर ऑसिलेशन होता है सर्किट में। तो ये रीज़न की वजह से जो सर्किट है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ऑसिलेटर सर्किट। यहाँ पर आप देखो ये जो ऑसिलेटर जो सर्किट होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज का क्या हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है। अगर आप मोर प्रिसाइजली कंसिडर करो तो जो चार्ज है उसका एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन होता है, जिसके वजह से होता क्या है, चार्ज के एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन की वजह से क्रिएट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये जो एलसी सर्किट होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को जनरेट करने के लिए। अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जनरेट करना है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करना है तो आपको सर्किट यूज़ करनी होगी जो कि होगी एलसी सर्किट। एलसी सर्किट में बेसिकली होता है चार्ज का ऑसिलेशन और चार्ज के ऑसिलेशन की वजह से क्रिएट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ पर आप देखो ये सर्किट किस तरीके से काम करेगी। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है इंडक्टर। ये इंडक्टर को कहीं कहीं जगह हम लोग लोड भी बोल देते हैं। तो ये इंडक्टर और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है कैपेसिटर। हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये है स्टेज वन। स्टेज वन में जो कैपेसिटर है वो पूरी तरीके से क्या है, चार्ज है। ये कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज है। कैपेसिटर की ये वाले प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट है, ये वाले प्लेट पर कर्सर की टिप नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट है और जो कैपेसिटर है पूरी तरीके से चार्ज है। तो अगर हम लोग देखें t=0, t0 टाइम इंस्टेंट पर स्टेज वन में जो कैपेसिटर है वो पूरी तरीके से क्या है, चार्ज। कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज है। कैपेसिटर अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक के चार्ज है। फिर उसके बाद होगा क्या, कैपेसिटर होगा डिस्चार्ज। तो जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो ये लूप में फ्लो होने लगेगा करंट। कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होगा तो ये लूप में फ्लो होने लगेगा करंट, राइट। ये लूप में करंट फ्लो होने लगेगा। तो जब ये लूप में करंट फ्लो होगा तो हम लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लूप में करंट फ्लो होगा। ये जो एरो वो हमें इंडिकेट करिए करंट के फ्लो का डायरेक्शन। तो ये करंट के फ्लो की वजह से होगा क्या, जो करंट है वो इंडक्टर के थ्रू भी फ्लो होगा। तो जब करंट इंडक्टर के थ्रू फ्लो होगा तो जो इंडक्टर है वो क्या करेगा, जो इंडक्टर है वो अपना क्रॉस क्रिएट करेगा मैग्नेटिक फील्ड और जो इंडक्टर है वो क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर करने का काम करेगा, राइट। जो इंडक्टर है वो क्या करेगा, जो इंडक्टर है वो मैग्नेटिक जो इंडक्टर है वो मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करेगा अपने अंदर चार्ज की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। या फिर आप सिंपल वर्ड में बोल सकते हो जो करंट है वो इंडक्टर के थ्रू फ्लो होगा, जिसके वजह से होगा क्या, जो इंडक्टर है इसके अक्रॉस क्रिएट होगी मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पर ये जो इंडक्टर है वो क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर करेगा। तो यहाँ पर ये हमने स्टेज 2 कंसिडर किया है। और सिमिलरली जब कैपेसिटर पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाएगा, जब प्लेट के अक्रॉस जो चार्ज है, कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस जो चार्ज है वो पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाएंगे, तो इसका मतलब जो कैपेसिटर है वो पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाएगा। तो जब कैपेसिटर पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाएगा तो इंडक्टर के अक्रॉस हमें जो मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेगी वो मैक्सिमम होगी। सिमिलरली फिर उसके बाद होगा क्या, जो इंडक्टर है वो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज़ करेगा। इंडक्टर ने मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर किया है चार्ज की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, तो इंडक्टर एनर्जी को रिलीज़ भी करेगा, राइट। तो जब इंडक्टर एनर्जी को रिलीज़ करेगा तो अगेन ये वाले लूप में फ्लो होने लगेगा करंट। और जब लूप में करंट फ्लो होने लगेगा तो अगेन जो कैपेसिटर है वो क्या होगा, जो कैपेसिटर है वो चार्ज होगा और जो कैपेसिटर है उसकी प्लेट के अक्रॉस जो चार्जेस है उसका एक्यूमुलेशन होते जाएगा और जो कैपेसिटर है वो अपनी पीक वैल्यू तक चार्ज होगा। तो यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया स्टेज 3। तो यहाँ पर आप देखो स्टेज 1 में जो कैपेसिटर था वो चार्ज था, राइट। कैपेसिटर के ये वाले प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट था, ये वाले प्लेट पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट था। फिर उसके बाद स्टेज 2 में कैपेसिटर पूरी तरीके से डिस्चार्ज हुआ। फिर स्टेज 3 में अगेन जो कैपेसिटर है वो क्या हो गया, वो चार्ज हो गया। अगेन जो कैपेसिटर है वो क्या हो गया, चार्ज हो गया। कैपेसिटर अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज हो गया। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें फिर अगेन होगा क्या, जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होगा, लूप में करंट फ्लो होने लगेगा। अगेन स्टेज 1 आएगा। फिर उसके बाद होगा क्या, जो कैपेसिटर है वो एनर्जी को रिलीज़ करेगा, लूप में करंट फ्लो होने लगेगा। इंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो होगा। जो इंडक्टर है वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करेगा चार्ज की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। फिर उसके बाद होगा क्या, जो इंडक्टर है वो भी डिस्चार्ज करेगा, इंडक्टर एनर्जी को रिलीज़ करेगा। अगेन लूप में करंट फ्लो होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा एंड सो ऑन। और ये जो प्रोसेस होगा वो रिपीट होते जाएगा।
और ये प्रोसेस की वजह से होगा क्या, जो चार्ज है उसका ऑसिलेशन होने लगेगा, और ये ऑसिलेशन की वजह से जो सर्किट है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एलसी ऑसिलेटरी सर्किट, या फिर आप बोल सकते हो एलसी ऑसिलेटर सर्किट। यहाँ पर आप देखो जो ऑसिलेशन आपको जो मिलेगा, यहाँ पर आप देखो जो ऑसिलेशन है वो आपको जो मिलेगा वो आपको कैसा मिलेगा। यहाँ पर आप दो केस कंसिडर कर सकते हो, आप आइडियल केस कंसिडर कर सकते हो। आइडियल केस में होगा क्या, आइडियल केस में होगा क्या, यहाँ पर आप ऐसा भी बोल सकते हो, ये ओवरऑल प्रोसेस में जो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगी वो ये वाले इक्वेशन के साथ एसोसिएटेड होगी, U इज़ इक्वल टू हाफ, यहाँ पर ये क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन ये जो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो डिनोमिनेटर में जो सी है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, और यहाँ पर ये जो क्यू नॉट स्क्वायर है वो आपको इंडिकेट कर रहा है कैपेसिटर का इनिशियल चार्ज। तो जो इनिशियल चार्ज था वो था क्यू, तो एक क्यू के बदले आप क्यू नॉट भी कंसिडर कर सकते हो, प्लस क्यू नॉट और माइनस क्यू नॉट। अदरवाइज़ यहाँ पर ये क्यू नॉट हटा के आप प्लस क्यू भी लिख सकते हो। तो जो न्यूमरेटर वाला जो टर्म होता है वो आपको क्या इंडिकेट करता है, कैपेसिटर में जो इनिशियली जो चार्ज स्टोर है वो। तो यहाँ पर आप देखो जो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगी ये पूरे प्रोसेस में मतलब कैपेसिटर चार्ज है, फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, इंडक्टर एनर्जी स्टोर करेगा, फिर इंडक्टर एनर्जी रिलीज़ करेगा, फिर कैपेसिटर चार्ज होगा। तो बेसिकली होगा क्या, चार्जेस का एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन होगा, हमें ऑसिलेशंस मिलेंगे चार्जेस में, राइट। तो ये ओवरऑल प्रोसेस में जो एनर्जी जो स्टोर होगी या फिर हमें जो एनर्जी जो मिलेगी पोटेंशियल एनर्जी वो हमें कुछ इतनी मिलेगी, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो एनर्जी हमने जो कंसिडर किया, ये जो एनर्जी जो होगी, या फिर आप सिंपल वर्ड में ऐसा भी बोल सकते हो, ये एनर्जी आप मत कंसिडर करो अगर आपको अभी नहीं समझ रहा है तो आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो कि ओवरऑल प्रोसेस में आपको जो एनर्जी जो मिलेगी, एनर्जी आपको मिलेंगी कांस्टेंट, या फिर आप बोलोगे जो एनर्जी है अगर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हो रहा है तो आपको जो ऑसिलेशन जो मिलेगा वो आपको कैसा मिलेगा, ऑसिलेशन आपको अनडैम्प ऑसिलेशन मिलेगा। अनडैम्प ऑसिलेशन मिलेगा, इसका मतलब क्या, सबसे पहले आप देखो, आप इमेजिन करके देखो, क्या ओवरऑल प्रोसेस में एनर्जी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हो सकती क्या। ओवरऑल प्रोसेस में प्रैक्टिकल केस में जो एनर्जी है वो वेस्ट होती है। एनर्जी क्यों वेस्ट होती है, क्योंकि आप देखो यहाँ पर ये जो सर्किट है उसका इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, इंटरनल रेसिस्टेंस की वजह से हीट लॉस होता है, और वो हीट लॉस की वजह से होता क्या है, जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाती है थोड़ी बहुत, और एनर्जी वेस्ट होने की वजह से आपको जो ऑसिलेशन जो मिलता है वो कैसा ऑसिलेशन मिलता है, डैम्प ऑसिलेशन मिलता है। यहाँ पर आप देखो, मैं आपको बताता हूँ ये अनडैम्प ऑसिलेशन और डैम्प ऑसिलेशन का मतलब क्या है। जो सर्किट का जो ऑसिलेशन होता है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से वेव फॉर्म से शो करते हैं, साइनसॉइडल वेव फॉर्म से शो करते हैं। सर्किट का जो ऑसिलेशन है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से साइनसॉइडल वेव फॉर्म से शो करते हैं। यहाँ पर आप देखो ये जो वेव फॉर्म का जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज़ नहीं कर रहा, टाइम के रेस्पेक्ट में डिके नहीं कर रहा। इसका मतलब ये जो ऑसिलेशन आपको जो मिल रहा है, ये जो ऑसिलेशन आपको जो मिल रहा है कौन सा ऑसिलेशन है, अनडैम्प ऑसिलेशन है। अनडैम्प ऑसिलेशन आपको कौन से केस में मिलेगा, ख्याली केस में मिलेगा, आइडियल केस में मिलेगा, राइट। मगर प्रैक्टिकल केस में आपको अनडैम्प ऑसिलेशन नहीं मिलने वाला। और ये अनडैम्प ऑसिलेशन आपको क्यों मिल रहा है, क्योंकि हम लोग आइडियली कंसिडर करते हुए चल रहे हैं कि ओवरऑल प्रोसेस में कोई भी हीट लॉस नहीं हो रहा है। हम लोग एज्यूम करते हुए चल रहे हैं कि ये सर्किट का जो इंटरनल रेसिस्टेंस है पूरी तरीके से ज़ीरो है, जिसके वजह से कोई हीट लॉस नहीं हो रहा है, हीट लॉस नहीं हो रहा है, एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है, एनर्जी कंजर्व है। तो यही रीज़न के वजह से हमें जो ऑसिलेशन जो मिल रहा है वो अनडैम्प ऑसिलेशन मिल रहा है। मगर प्रैक्टिकल केसेस में जो एनर्जी है वो आपकी कंजर्व नहीं होगी। जो सिस्टम है एलसी ऑसिलेटर का, आपको इंटरनल रेसिस्टेंस मिलेगा। इंटरनल रेसिस्टेंस की वजह से होगा क्या, थोड़ी बहुत एनर्जी लॉस हो जाएंगी, और एनर्जी लॉस होने की वजह से आपको जो ऑसिलेशन जो मिलेगा वो आपको कुछ इस तरीके से डैम्प ऑसिलेशन मिलेगा, जिसमें जो ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड होगा वो डीके करते जाएगा टाइम के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर ये जो अनडैम्प ऑसिलेशन होता है ये आइडियल होता है, या फिर आप बोल सकते हो हाइपोथेटिकल होता है, इमेजिनरी होता है। मगर ये जो डैम्प ऑसिलेशन होता है वो बेसिकली होता है प्रैक्टिकल। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी हमें बेसिकली करना क्या है, यहाँ पर आप देखो जो चार्ज है उसका क्या हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है, राइट। चार्ज का ऑसिलेशन हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये ऑसिलेशन के साथ एसोसिएटेड आपको क्या मिलेगा, टाइम पीरियड मिलेगा, आपको फ्रीक्वेंसी मिलेंगी। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर आप देखो टाइम पीरियड आप कैसा डिफाइन करोगे। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर आपने कंसिडर किया था, यहाँ पर हमने कंसिडर किया था T0 टाइम इंस्टेंट। T0 टाइम इंस्टेंट पर जो कैपेसिटर था वो क्या था, जो कैपेसिटर था पूरी तरीके से चार्ज था। फिर उसके बाद आप देखो ये T1 टाइम इंस्टेंट पर जो कैपेसिटर है वो अगेन पूरी तरीके से क्या हो गया, चार्ज हो गया। T1 टाइम इंस्टेंट के बीच में और T0 टाइम इंस्टेंट, T0 और T1 टाइम इंस्टेंट के बीच में जो कैपेसिटर था उसमें जो चार्ज था वो कैसा था, वो ज़ीरो था। कैपेसिटर बीच में डिस्चार्ज हुआ था। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो जो स्टेज 3 है वह एग्जैक्टली बराबर में स्टेज 1 के। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो, और स्टेज 1 में हमने जो टाइम जो कंसिडर किया था वो था 0,
और स्टेज 3 में हमने जो टाइम जो कंसिडर किया था वो था T1 टाइम इंस्टेंट। तो यहाँ पर आप देखो ये T0 और ये T1 टाइम इंस्टेंट के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होगा उसको आप क्या बोलोगे, टाइम पीरियड बोलोगे। हमने क्या डिस्कशन किया यहाँ पर, ये स्टेज 1 में जो कैपेसिटर था पूरी तरीके से क्या था, चार्ज था। फिर उसके बाद स्टेज 2 में हमने डिस्कस किया इनिशियली क्या हुआ था, कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ था, ये जो इंडक्टर है इसके थ्रू करंट फ्लो हुआ था, इंडक्टर ने अक्रॉस क्रिएट किया था मैग्नेटिक फील्ड, राइट, इंडक्टर ने एनर्जी को स्टोर किया था एंड सो ऑन। फिर उसके बाद जो इंडक्टर है वो एनर्जी को रिलीज़ किया, जिसके वजह से हुआ क्या, जो ये लूप में अगेन करंट फ्लो होने लगा, करंट फ्लो होने की वजह से अगेन जो कैपेसिटर है वो क्या होने लगा वो चार्ज होने लगा। और ये स्टेज 3 में हमने एज्यूम किया था कि जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज है वो एग्जैक्टली बराबर में जो कि स्टेज 1 में था। तो यहाँ पर ये जो स्टेज 1 और ये जो यहाँ पर ये जो स्टेज 3 आपको जो दिखाई दे रही है, स्टेज 3 और ये जो स्टेज 1 आपको जो दिखाई दे रही है, दोनों जो स्टेज है वो क्या है, वो है आइडेंटिकल। तो ये रीज़न की वजह से हम लोग बोल रहे हैं कि T0 टाइम इंस्टेंट से T1 टाइम इंस्टेंट के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या है, वो है टाइम पीरियड। तो यहाँ पर आप देखो T0 टाइम इंस्टेंट या फिर आप बोल सकते हो 0 टाइम इंस्टेंट से T1 टाइम इंस्टेंट के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है उसी को हम लोग बेसिकली बोल रहे हैं टाइम पीरियड। तो जो टाइम पीरियड होता है उसको हम लोग शो करते हैं बेसिकली कैपिटल लेटर T से, और ये इन्वर्स होता है फ्रीक्वेंसी से। जो LC ऑसिलेटर की आपको जो फ्रीक्वेंसी जो मिलेंगी, LC ऑसिलेटर में आपको टाइम पीरियड मिल रहा है तो ऑब्वियसली जो LC ऑसिलेटर है उसमें आपको फ्रीक्वेंसी भी मिलेगी। तो LC ऑसिलेटर का जो टाइम पीरियड होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ, LC ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी के साथ। तो यहाँ पर आप देखो आपको मिल जाएगा T=1/f, T=1/f। और सिमिलरली जो LC ऑसिलेटर है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ये वाले रिलेशन से गाइडेड होगी, f=1/2π√LC। तो यहाँ पर ये वाला जो रिलेशन है इसको हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। और सिमिलरली जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो एनर्जी जो स्टोर होगी, हमने डिस्कस किया था थोड़े टाइम पहला, प्रैक्टिकल केसेस में जो एनर्जी वो वेस्ट हो जाती है, मगर थ्योरेटिकल केसेस में जो एनर्जी उसको हम लोग कांस्टेंट एज्यूम करते हुए चल सकते हैं। तो जो एनर्जी वो हम लोग बात कर रहे थे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तो जो पोटेंशियल एनर्जी का जो इक्वेशन है इसके भी बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो जैसे कि हमने डिस्कस किया था बहुत इंपॉर्टेंट है, डैम्प ऑसिलेशन में क्या होता है, जो एनर्जी वो कंजर्व नहीं होती है, जो एनर्जी वो वेस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपको डैम्प ऑसिलेशन मिलता है। और अनडैम्प ऑसिलेशन आइडियल ऑसिलेशन होता है, इसमें जो एनर्जी होती है वो वेस्ट नहीं होती है, एनर्जी कंजर्व होती है, एनर्जी कांस्टेंट होती है, हम लोग एज्यूम करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखो जो डैम्प ऑसिलेशन है उसके पीछे का रीज़न क्या होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, डैम्प ऑसिलेशन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेसिस्टेंस इन द सर्किट विच डिसिपेट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। जैसे कि हमने डिस्कस किया था सर्किट का इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, इंटरनल रेसिस्टेंस की वजह से थोड़ी बहुत जो एनर्जी वो लॉस हो जाती है हीट के फॉर्म में, इसके वजह से होता है कि आपको डैम्प ऑसिलेशन मिलता है। मगर अनडैम्प ऑसिलेशन के केस में जो रेसिस्टेंस होता है वो जीरो होता है, एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता, हम लोग ऐसा एज्यूम करते हुए चलते जो कि आइडियल कंसिडरेशन है। फॉर अनडैम्प ऑसिलेशन रेसिस्टेंस विल रिमेन जीरो। तो यहाँ पर अगर आप देखो जो फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है इसे हमें ड्राइव करना है, तो इसे हमें ऑब्टेन करना है। सबसे पहले इसको हम लोग ऑब्टेन करेंगे। तो अगेन यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया इंडक्टर, यहाँ पर ये कंसिडर कर लिया कैपेसिटर, कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज जो एक्यूमुलेट है वो है प्लस क्यू और माइनस क्यू। और यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है इसके वजह से लूप में करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो की वजह से होगा कि जो इंडक्टर है इसमें EMF इंड्यूस होगा एज पर दी फैराडे लॉ, और ये जो EMF होगा बराबर में होगा -L/di/dt के। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर अगर आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करो, किरचॉफ्स ये जो कैपेसिटर आपको जो दिखाई दे रहा है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो बराबर में होगा Q/C के। कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, या फिर आप बोल सकते हो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है जिसको हमने शो किया V से, वो बराबर में होता है कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस जो चार्ज है वो, और डिवाइडेड बाय कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर अगर हम लोग सेकंड लॉ अप्लाई करें किरचॉफ्स का, तो यहाँ पर ये जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है जो कि है E, जो कि बराबर में -L/di/dt, और ये जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है Q/C, ये दोनों का जो सम होगा कैसा होगा, वो होगा ज़ीरो। तो यहाँ पर आप देखो -L/di/dt प्लस Q/t, ये दोनों का जो सम है वो आपको कैसा मिलेगा, आपको मिलने वाला है ज़ीरो। हमें पता है I ये किसके बराबर में होगा, I यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है कर्सर की टिप, रेट ऑफ चेंज इन चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू करंट। तो यहाँ पर आप देखो -L/dt, तो उसको हमने यहाँ पर लिखा -L/dt, I की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं -dq/dt, तो -dq/dt, ये प्लस Q/C उसको हमने यहाँ पर लिखा इक्वल टू ज़ीरो, उसको हमने यहाँ पर लिखा, राइट। यहाँ पर आप फर्दर आप इसको इवेल्युएट करो तो आपको क्या मिल जाएगा, ये जो सेम जो स्टेप है, ये जो सेम जो स्टेप है इसको हमने यहाँ पर लिखा, सेम जो स्टेप है उसको हमने यहाँ पर लिखा। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये माइनस माइनस आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा प्लस। यहाँ पर बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पर ये -L/dt, आप इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पर देखो
सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, ये जो टर्म आपको जो दिखाई दे रहा है माइनस एल डी बाई डी टी, आप इसको अगर -1/L के साथ अगर मल्टीप्लाई करो, राइट, तो आपको क्या मिल जाएगा, -1/L के साथ आप मल्टीप्लाई करो तो ये जो इंडक्टर का जो इंडक्टेंस आपको जो दिखाई दे रहा है वो क्या हो जाएगा, इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है वो हो जाएगा कैंसिल। इससे पहले आप देखो, हम लोग मल्टीप्लाई करने से पहले ये माइनस माइनस आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा प्लस। तो यहाँ पर ये एल हमने कंसिडर कर लिया। यहाँ पर ये दोनों टर्म को आप मल्टीप्लाई करो, डी बाई डी टी और ये डी क्यू बाई डी टी दोनों को आप मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा डी स्क्वायर क्यू और डिनोमिनेटर में आपको मिल जाएगा डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाय सी। तो यहाँ पर ये क्यू बाय एल सी इक्वल टू ज़ीरो, तो इक्वल टू ज़ीरो। एल सी हमें कैसा मिला इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर ये वाला जो टर्म आपको जो दिखाई दे रहा है, ये वाला टर्म, इसके साथ आप 1/L को मल्टीप्लाई करो तो 1/L के डिनोमिनेटर में जो L है वो और ये वाला जो L है वो कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली ये जो Q बाय C है, इसके साथ भी आप जब 1/L को मल्टीप्लाई करोगे तो जो C है उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, L मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही रीज़न की वजह से यहाँ पर LC अपीयर कर रहा है। यहाँ पर आप देखो, ये जो LC की जो वैल्यू है जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1/LC, वो किसके बराबर में होगा, वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर में होगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, ये जो टर्म होगा वो तो एज इट इज़ रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो 1/LC किसके बराबर में हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर के बराबर में हो जाएगा ये क्यू। तो यहाँ पर ये ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर ये क्यू इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर आप देखो, इसको जब आप फर्दर इवेलुएट करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से रिजल्ट मिलेगा, क्यू इज़ इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी। इसको हमने कंसिडर कर लिया इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो ए और यहाँ पर ये जो बी आपको जो दिखाई दे रहा है ये है कांस्टेंट। तो ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी। तो इसकी वैल्यू आप कैसा फाइंड आउट करोगे, तो यहाँ पर हम लोग एज्यूम करते हुए चलते केसेस व्हेन टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जब टी ज़ीरो होगा तो जो क्यू होगा क्यू नॉट के बराबर में होगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जब टाइम ज़ीरो होता है तो कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस कितना चार्ज होता है, क्यू होता है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखिए, जो क्यू है आप इसको क्यू नॉट एज्यूम करते हुए चल सकते हो। ये क्यू और जो क्यू नॉट है ये है क्या, ये बेसिकली इनिशियल चार्ज है। तो यहाँ पर आप देखो, जब टाइम इंस्टेंट ज़ीरो होता है तो ऐसे केस में क्यू किसके बराबर में होता है, क्यू नॉट के बराबर में होता है। तो यहाँ पर ये क्यू की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, क्यू नॉट। तो यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया क्यू नॉट। सिमिलरली यहाँ पर ये एज इट इज़, सिमिलरली कॉस भी एज इट इज़। यहाँ पर ये जो टी आपको जो दिखाई दे रहा है इसके जगह हम लोग पुट कर देंगे ज़ीरो, तो हमें मिल जाएगा ओमेगा इंटू ज़ीरो। सिमिलरली ये प्लस साइन भी एज इट इज़, ये बी भी एज इट इज़, ये साइन भी एज इट इज़। ये टी की जगह आपको क्या पुट करना है, ज़ीरो, तो आपको क्या मिल जाएगा, ओमेगा इंटू ज़ीरो। यहाँ पर आप देखो ओमेगा इंटू ज़ीरो आपको मिल जाएगा ज़ीरो। सिमिलरली साइन ऑफ ज़ीरो आपको मिल जाएगा ज़ीरो, तो यहाँ पर ये ज़ीरो। सिमिलरली ओमेगा इंटू ज़ीरो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 1। तो कोसाइन ऑफ 1 आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 1 इंटू ए आपको मिल जाएगा ए। तो जो क्यू नॉट की जो वैल्यू वो कितनी है, वो है ए। इसको हमने कंसिडर कर लिया इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, अभी हमें बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। जो ए की जो वैल्यू किसके बराबर में, क्यू नॉट के बराबर में। सिमिलरली हमें बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बी की वैल्यू हम लोग कैसा फाइंड आउट करेंगे, तो हमें पता है आई इज़ इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। यहाँ पर ये जो क्यू आपको जो दिखाई दे रहा है इसके जगह आप क्या पुट कर सकते हो, ये वाला पूरा रिलेशन। तो आपको क्या मिल जाएगा, ये जो माइनस डी बाई डी टी है वो तो एज इट इज़ रहेगा, क्यू की जगह ये वाला रिलेशन, तो आपको मिल जाएगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी। आप फर्दर इसको कैलकुलेट करो, आई किसके बराबर में, ये वाले पूरे टर्म के बराबर में। तो ये पूरा जो टर्म है उसको हमने नीचे कॉपी पेस्ट कर दिया और ये जो आई है उसको हमने यहाँ पर लिखा। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, ये जो टर्म आपको जो दिखाई दे रहा है, जब आप इसका डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करोगे टी के रेस्पेक्ट में, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस बी ओमेगा कॉस ओमेगा टी। माइनस माइनस आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा प्लस। फर्दर आपको मिल जाएगा आई इज इक्वल टू ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस बी ओमेगा कॉस ओमेगा टी। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जब टाइम ज़ीरो था तो ये लूप में कोई करंट फ्लो हो रहा था, नहीं करंट, कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा था, आई करंट ज़ीरो था। तो यहाँ पर आप देखो, जब टाइम ज़ीरो था तो जो आई करंट था वो क्या था, वो ज़ीरो था। तो यहाँ पर ये जो आई है इसके जगह ज़ीरो, ये टी के जगह ज़ीरो और ये भी टी के जगह ज़ीरो। तो आपको मिल जाएगा ज़ीरो इज इक्वल टू ए ओमेगा। यहाँ पर जब ये टी के जगह ज़ीरो पुट करोगे तो ज़ीरो इंटू ओमेगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, ज़ीरो। तो आपको मिल जाएगा ए ओमेगा साइन ज़ीरो, फिर प्लस साइन उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया, बी ओमेगा को भी हमने यहाँ पर कंसीडर किया, कॉस को भी हमने यहाँ पर कंसीडर किया। टी की जगह जब आप ज़ीरो पुट करोगे तो ज़ीरो इंटू ओमेगा आपको मिल जाएगा ज़ीरो, तो यहाँ पर ये ज़ीरो। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, साइन ऑफ ज़ीरो अगेन आपको क्या मिल जाएगा, ज़ीरो मिल जाएगा, ज़ीरो इंटू ए ओमेगा ज़ीरो। सिमिलरली कोसाइन ऑफ ज़ीरो आपको क्या मिलेगा, 1, तो 1 इंटू बी ओमेगा आपको मिलेगा बी ओमेगा। तो ज़ीरो इज इक्वल टू बी ओमेगा, बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर जो बी की जो वैल्यू आपको कितनी मिली, ज़ीरो मिली। इसको हमने कंसिडर किया इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पर आप देखो, जो बी की वैल्यू आपको ज़ीरो मिली और सिमिलरली यहाँ पर ये जो क्यू नॉट की जो वैल्यू, जो ए की जो वैल्यू आपको क्यू नॉट मिली,
तो ये सारी की सारी जो वैल्यू उसको हम लोग ये वाले रिलेशन में पुट कर देंगे। तो अगर पुट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा Q इज़ इक्वल टू ए की जगह क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस साइन बी की जगह 0 तो 0 इंटू साइन ओमेगा टी। सिमिलरली आप इसको फर्दर इवेल्युएट करो, 0 इंटू साइन ओमेगा टी आपको मिल जाएगा 0। अब आपको मिल जाएगा Q इज़ इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। यहाँ पर आप देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको ओमेगा दिखाई दे रहा है और ये ओमेगा किसके बराबर में होता है, ओमेगा बराबर में होता है 2 पाई इंटू एफ के, राइट। आप इसको फर्दर लिख सकते हो एफ इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आपको ओमेगा क्या इंडिकेट कर रहा है, ओमेगा आपको ये इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर ये जो ओमेगा है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। यहाँ पर ये जो ओमेगा वो आपको इंडिकेट कर रहा है जो ऑसिलेशन आपको जो मिल रहा है, ऑसिलेशन जो आपको जो मिल रहा है ये क्या है, ये बेसिकली हार्मोनिक फंक्शन है। तो हार्मोनिक फंक्शन है तो इसका मतलब इसके साथ एसोसिएटेड होगी फ्रीक्वेंसी। तो जो फ्रीक्वेंसी ओमेगा वो किसके बराबर में होगी, ओमेगा ये बराबर में होगा, वो बराबर में होगा 2 पाई एफ के। जो ओमेगा ये बराबर में होगा 2 पाई एफ के। आप इसको फर्दर लिख सकते हो एफ इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। इसको आप फर्दर लिख सकते हो, हमें पता है जो ओमेगा है उसकी जो वैल्यू होती है किसके बराबर में होती है, हमने डिस्कस किया था कि 1 अपॉन एल सी किसके बराबर में होता है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर में होता है। तो 1 ओवर एल सी बराबर में होता है ओमेगा स्क्वायर के। इसको हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा, तो ओमेगा किसके बराबर में हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। तो ओमेगा की जगह आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एल सी और ये जो 2 पाई है उसको हमने डिनोमिनेटर में कंसिडर किया। इसको आप अरेंज करके लिखो तो आपको मिल जाए एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। तो जो फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन था एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी, आपने इसको ऑब्टेन कर लिया। बेसिकली आपको ये ड्राइव करने के लिए नहीं आएगा मोस्ट ऑफ द केसेस। अगर आप देखो आपको सिर्फ ये फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है आपको शो करना होगा और इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो जो एलसी ऑसिलेटर होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, जो इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है उसके ऊपर और जो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है उसके ऊपर। और ये जो 2 पाई है ये बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यू है। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो जो पोटेंशियल एनर्जी का जो इक्वेशन है, ये पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन को हम लोग तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी का जो इक्वेशन है इसे हमें ऑब्टेन करना है, यू इज इक्वल टू हाफ क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन सी। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये इंडक्टर, ये कैपेसिटर, कैपेसिटर में जो चार्ज है वो है प्लस क्यू और माइनस क्यू। और लूप में जो करंट फ्लो होगा कैपेसिटर डिस्चार्ज होने की वजह से कितना करंट होगा, वो होगा आई करंट। तो कैपेसिटर में जो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होती है वो बराबर में होती है हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। यहाँ पर आप देखो हमने डिस्कस किया था कि क्यू की जो वैल्यू होती है वो बराबर में होती है क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। थोड़े टाइम पहले हमने डिस्कस किया था कि क्यू की जो वैल्यू हमें जो मिल रही थी वो हमें कितनी मिल रही थी, क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। अदरवाइज़ आप सिंपली कंसिडर कर सकते हो जो क्यू आपको जो दिखाई दे रहा है ये बराबर में होता है क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी के। तो यहाँ पर ये जो क्यू आपको जो दिखाई दे रहा है, जो क्यू आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर इसके बराबर में, तो क्यू की जगह आपको क्या पुट करना है, क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। तो आपको मिल जाए ई सी इज इक्वल टू हाफ क्यू नॉट कॉस क्यू नॉट का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर आप देखो यहाँ पर आपको क्यू स्क्वायर दिया हुआ है तो ये पूरे टर्म का स्क्वायर आपको कंसिडर करना होगा। तो क्यू नॉट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और डिनोमिनेटर में कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो जो इंडक्टर में जो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होती है ई एल, वो बराबर में होती है हाफ एल आई स्क्वायर के। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हम लोग लिख सकते हैं जो इंडक्टर में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है ई एल, वो बराबर में हाफ एल आई स्क्वायर के। हमें पता है जो आई जो करंट है वो बराबर में होता है डी क्यू अपॉन डी टी, मगर हम लोग लिखेंगे माइनस डी क्यू अपॉन डी टी। हमने माइनस साइन क्यों कंसिडर किया, क्योंकि अगर आप देखो जब ये कैपेसिटर का करंट डिक्रीज़ करता है तो जो इंडक्टर का जो करंट है वो क्या होता है, वो इंक्रीज़ करता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब ये कैपेसिटर पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाता है तब ये जो इंडक्टर है वो पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है। और जब ये इंडक्टर पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाता है तो जो कैपेसिटर है वो पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है। और एक बात, ये कैपेसिटर और ये जो इंडक्टर है दोनों कभी भी साइमल्टेनियसली चार्ज नहीं हो सकते। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर हमने डिस्कस किया आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। हमने माइनस साइन क्यों कंसिडर किया, क्योंकि जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो जो इंडक्टर का जो करंट है वो इंक्रीज़ करता है। तो यही रीज़न की वजह से हमने कंसिडर किया यहाँ पर माइनस साइन। तो यहाँ पर आप देखो ये जो आई आपको जो दिखाई दे रहा है, आई की जगह आपको क्या पुट करना है, माइनस डी क्यू बाई डी टी। मगर आई का स्क्वायर है तो आपको क्या मिलेगा, माइनस डी क्यू बाई डी टी का होल स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर इज इक्वल टू हाफ एल माइनस डी क्यू बाई डी टी का होल स्क्वायर। फर्दर जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ई एल इज इक्वल टू हाफ, और ये जो एल आपको जो दिखाई दे रहा है उसको हमने एज इट इज़ लिखा। यहाँ पर ये जो डी बाई डी टी उसको भी हमने एज इट इज़ लिखा। ये जो क्यू आपको जो दिखाई दे रहा है, ये क्यू किसके बराबर में, हमने थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया था। ये जो क्यू है ये बराबर में होता है, ये क्यू बराबर में होता है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी के, राइट। तो यहाँ पर हमें जो क्यू जो दिखाई दे रहा है इसके जगह हमें क्या पुट करना है, क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। तो हमें मिल जाएगा क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पर ये होल स्क्वायर है तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया होल स्क्वायर। सिमिलरली फर्दर जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिला ई एल इज इक्वल टू हाफ एल, और यहाँ पर आप देखो
ये जो क्यू नॉट आपको जो दिखाई दे रहा है, ये क्यू नॉट को आप डिफ्रेंसिएशन के बाहर ले लोगे, तो उसको हमने डिफ्रेंसिएशन के बाहर ले लिया। तो जब आप ये टर्म का डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो आपको मिल जाएगा ओमेगा, यहाँ पर आप देखो आपको मिल जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने बेसिकली क्या किया, अगर आप यहाँ पर नोट डाउन करो, यहाँ पर ये जो क्यू नॉट आपको जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा जो टर्म आपको जो दिखाई दे रहा है, ये पूरे टर्म का हमने डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म किया किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। और जब हमने डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म किया तो हमें मिला क्यू नॉट ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर ये होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, जब फर्दर आप इसको लिखोगे तो आपको मिल जाएगा ई इज इक्वल टू हाफ एल, यहाँ से आपको मिल जाएगा क्यू नॉट स्क्वायर, यहाँ पर ये होल स्क्वायर है तो क्यू नॉट स्क्वायर, ओमेगा है तो ओमेगा स्क्वायर। जब ये होल स्क्वायर को हम लोग हटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्यू नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यहाँ पर अभी आप देखो, हमें पता है जो ओमेगा स्क्वायर होता है बराबर में होता है 1/LC के, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं 1/LC, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ई एल इज इक्वल टू हाफ। और यहाँ पर ये जो एल आपको जो दिखाई दे रहा है उसको हमने एज इट इज़ लिखा, क्यू नॉट स्क्वायर को भी हमने एज इट इज़ लिखा, ओमेगा स्क्वायर की जगह 1/LC साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये भी एज इट इज़। यहाँ से एल कैंसल, यहाँ से एल कैंसल, आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ई एल इज इक्वल टू हाफ क्यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो जो इंडक्टर है उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर है वो कुछ कितनी स्टोर है, इतनी स्टोर है हाफ क्यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहाँ पर ये जो एनर्जी है इंडक्टर में स्टोर, वो कितनी, इंडक्टर में इतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो जो कैपेसिटर है उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, इतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। तो जो टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इंडक्टर की पोटेंशियल एनर्जी और कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी का सम होगी। तो हमें मिल जाए ई इज इक्वल टू ई एल प्लस सी सी। तो जो इंडक्टर की जो पोटेंशियल एनर्जी वो है हाफ क्यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, प्लस साइन हमने यहाँ पर लिखा, कैपेसिटर की जो पोटेंशियल एनर्जी वो है हाफ क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन सी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, राइट। सिमिलरली जब आप इसको फर्दर इवेल्युएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको हाफ दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपको हाफ दिखाई दे रहा है, क्यू नॉट स्क्वायर और क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन सी, इसको हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे, तो क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन सी को हमने कॉमन आउट कर लिया। ब्रैकेट में आपको मिला साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, जो कि अल्टीमेटली बराबर में होगा 1 के। 1 को हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाए, ई इज इक्वल टू हाफ क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन सी, तो अल्टीमेटली आपको मिल जाए यू इज इक्वल टू हाफ क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन सी। तो यहाँ पर आपको ये टोटल काइनेटिक एनर्जी आई मीन पोटेंशियल एनर्जी मिल गई, जो कि एलसी ऑसिलेटर में स्टोर होती है। और यहाँ पर आप देखो जो टोटल आपने जो पोटेंशियल एनर्जी जो कंसिडर किया है, ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी ये सम होती है इंडक्टर की पोटेंशियल एनर्जी का और कैपेसिटर के पोटेंशियल एनर्जी का।